नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की वे तमाम बातें जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन अमूमन जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। जी हां, अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे दुनिया में स्थिरता कायम करने में भारतीय शांति सैनिकों के योगदान के बारे में। और इस तरह युद्ध का कोई अंत न था। युद्ध के बाद युद्ध और फिर विश्व युद्ध। लाखों लोगों की जान जा चुकी थी, करोड़ों लोग बेघर बार हो चुके थे। दो खेमों में दुनिया विभाजित हो चुकी थी, कहीं देशों के अंदर फसाद तो कहीं देशों के बीच हिंसक झड़पें। कोई ऐसा रास्ता निकालना जरूरी था जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा न बने और आम आदमी का जीवन सुरक्षित और सुनिश्चित हो सके। इसीलिए बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ और इसीलिए बनी संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना। संसाधनों की लूट, सत्ता पर कब्जा की बेजा कोशिश और लोकतंत्र का अभाव आधुनिक जमाने में युद्ध और फसाद के सबसे बड़े कारण बने। इसीलिए आज़ादी के बाद भारत जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना तो शांति सेना के लिए भी उसने सबसे बड़ी मदद देने का निर्णय लिया। गोलन की इन पहाड़ियों से जब जून 2013 में ऑस्ट्रिया और जापान ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू किया तो लगा कि दुनिया की इस विवादास्पद जगह पर लड़ाई रोकने के लिए अब कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब भारत के शांति सैनिक वहां चट्टान की तरह खड़े रहे तो फिजी और फिलीपींस जैसे देशों के सैनिकों का भी हौसला बुलंद हुआ। सीरिया में राष्ट्रपति असद और विद्रोहियों के बीच चल रहे गृहयुद्ध की हिंसा यहां तक पहुंचने लगी थी, जिसमें घायल तो भारत के जवान भी हुए थे। लेकिन भारतीय सैनिकों ने वहां तैनात बहुराष्ट्रीय शांति सेना के रसद और सैन्य तंत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी से फिर भी खुद को अलग नहीं किया। Golan Heights is a very long operation. It goes back to the 1973 war, the so-called Yom Kippur War. And the disengagement had to be supervised because, of course, the Israelis and the Syrians could not trust each other. गोलन हाइट्स में आज जहां सीरिया और इजराइल के बीच में सेपरेशन ऑफ फोर्सेस हैं, यहां भी हिंदुस्तान की टुकड़ियां अभी तक हैं। कई एक देश की टुकड़ियां सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हट गई हैं। गोलन की पहाड़ियों से ज्यादा दूर नहीं है सुएज कनाल। सुएज कनाल ने एशिया और यूरोप के बीच की दूरी तो कम कर दी, लेकिन इस पर अधिकार को लेकर बड़ा फसाद खड़ा हो गया। जब सुरक्षा परिषद भी इसका हल नहीं निकाल पाई तो जनरल असेंबली के हस्तक्षेप के बाद एक इमरजेंसी फोर्स बनाई गई। इस पहली इमरजेंसी फोर्स में पहले 11 साल तक भारत के शांति सैनिकों की भूमिका युद्ध विराम लागू कराने और इजराइल और मिस्र के बीच बफर जोन कायम करना था। In 56, however, with the Suez crisis, because of course we are seen by both sides as fair-minded and neutral, and at the same time we have an affinity to the people of the region that makes our presence a welcome presence. लेबनान भी उसी कड़ी का हिस्सा था, जहां संयुक्त राष्ट्र ने 2 या ज्यादा देशों के बीच की लड़ाई में भारतीय शांति सैनिकों का उपयोग किया। अरब और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष में शांति सेना के रूप में काम करना भारतीय सैनिकों के धैर्य की परीक्षा थी। लेकिन 1998 से लगातार बने भारतीय शांति सेना के जवानों ने न सिर्फ युद्ध रोकने में मदद किया बल्कि स्थानीय लोगों के लिए अस्पताल भी खोले। मध्य एशिया में शांति के मामले में भारत की प्रतिबद्धता ही है कि आज भी भारतीय सैनिक वहां बने हुए हैं। 1948 में जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने शांति सेना भेजने का निर्णय लिया, उसी समय से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय सदस्य था। लेकिन उस समय बात यह तय हुई थी कि 2 देशों के बीच के झगड़े की स्थिति में ही शांति सेना भेजी जाएगी। लेकिन 1992 आते आते स्थितियां बदलने लगी। देशों के अंदर के झगड़े विश्व शांति के लिए खतरा बनने लगे। वैसे में सबसे पहली बार 1992 में यूगोस्लाविया में शांति सेना भेजी गई और फिर सोमालिया में। दोनों देशों में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव बुत्रोस घाली की इच्छा थी कि आंतरिक मामलों के हल के लिए जाने वाली पहली शांति सेना में भारत सक्रिय रूप से हिस्सा ले। यूगोस्लाविया टुकड़ों में बट रहा था
और अच्छे संबंधों की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वहां सेना भेजने से मना कर दिया। लेकिन बुतरोज घाली भारत की भागीदारी के बिना शुरू नहीं करना चाहते थे। उन्होंने शांति सेना का नेतृत्व भारत के हाथों में देने का अनुरोध किया। ब्रिगेडियर सतीश नाम्बियार युगोस्लाविया भेजे गए। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली और आखिरी बार वो शांति मिशन के सैनिक और असैनिक दोनों ही महकमों के प्रधान बने। I had troops, military personnel from 34 countries of the world under my command. My deputy was a general from France. My director of civil affairs was an Irishman. My chief of staff on the military side was a Canadian general. My police commissioner was a Norwegian. संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन को 1992 में क्रोएशिया में स्थापित किया गया। यूरोप के बीच में होने की वजह से यह काफी कठिन मिशन था। इसमें जहां क्रोएशियन और सर्ब लोगों के बीच युद्ध विराम संधि लागू कराना अहम काम था, वहीं स्थानीय लोगों की सुरक्षा और जीने की स्थिति बनाना भी महत्वपूर्ण था। Well, the situation was pretty bad because there had been a lot of fighting there because of the breakup between Croatia and the rest of Yugoslavia. And our charter was to ensure the observance of the ceasefire. क्रोएशिया में स्थिति काफी खराब थी और कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। कई बार बात बनते बनते बिगड़ने लगी। ये वही बाल्कन इलाका है जहां टूटना और जुड़ना ऐतिहासिक फितरत रही है। जब तक क्रोएशिया और सब लोगों के बीच बात बनती, बोस्निया और हर्जेगोविना में भी बवाल मचना शुरू हो गया, जिसकी आग मैसेडोनिया, मोंटेनिग्रो और स्लोवेनिया के इलाकों तक पहुंच गई। युगोस्लाविया से टूटकर बाद में ये सारे अलग अलग देश बन गए। We as individuals in charge of missions go there, we try and abide by a set of principles. And particularly, as an Indian Army man. लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार के अनूठे शांति मिशन ने संयुक्त राष्ट्र पर भारत की नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रभाव छोड़ा। यही कारण था कि 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले के बाद कोफी अन्नान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए 16 लोगों की एक समिति बनाई, जिसमें कई देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री शामिल थे। इस समिति में लेफ्टिनेंट जनरल नाम्बियार को भी शामिल किया गया। बाद में वो भारत के उप थल सेनाध्यक्ष बने तो उन्हें शांति मिशन का इंचार्ज बनाया गया। युगोस्लाविया का टूटना भारत को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए भले ही भावनात्मक कारणों से वहां भारत के शांति सैनिक नहीं गए, लेकिन अफ्रीका की स्थिति दूसरी थी। अफ्रीका जो पहले प्राकृतिक संसाधनों और सौंदर्य के लिए विख्यात थी, आज वह अराजकता के लिए कुख्यात हो रही थी। वैसे भी भारत ने अपने अनुभवों से शांति मिशन में काम करने का एक नया तरीका विकसित किया था, जिसे वे विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स कहते थे, यानी दिल और दिमाग को जीतकर स्थानीय लोगों को शांति मिशन में शामिल करके काम करने का यह तरीका अफ्रीका में काफी प्रभावी साबित हुआ था। आंतरिक झगड़ों और हथियारबंद कबीलों के बीच की लड़ाई से अफ्रीका के कई देश अंदर अंदर टूट चुके थे। हिंद महासागर होकर जाने पर भारत के पश्चिम में सबसे करीब स्थित सोमालिया में सत्ता के लिए स्थानीय कबीले हिंसक लड़ाई में उलझे थे। भोजन और रोजगार के लिए भी लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। कानून व्यवस्था लागू करने से लेकर मानवीय सहायता के लिए वातावरण बनाने, लड़ाकों से हथियार डलवाने और लड़ाई के सरदारों के बीच सुलह करवाना जरूरी था। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने इस अहम काम के लिए भारत से मदद मांगी। We adopted a different approach, unlike all others of the UN, that we started dealing with the people of Somalia, that it is their problem and we have come to help them. Although part of the UN. सोमालिया शांति मिशन के नायक मोनो भगत ही थे। सोमालिया में इसके पहले कई शांति मिशन गए, यहाँ तक अमेरिकी भी, लेकिन सिर्फ भारत के मिशन ने ही सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दिया। देश में सरकार नाम की चीज नहीं थी। भारत को सोमालिया के शांति मिशन में राजधानी मोगाडिशु के अलावा पूरे देश की जिम्मेदारी दी गई, जहां ग्रामीण इलाके से लेकर जंगल और पहाड़ों में युद्ध के सरदारों के बीच जंग जारी था। भारतीय सेना ने जंग रोकने के लिए हथियार का उपयोग भी किया, लेकिन आत्मनियंत्रण के साथ। जहाँ पे हमने देखा कि वॉरलॉर्ड्स के ग्रुप्स अटैक कर रहे हैं दूसरों को, तो हम बीच में आते थे एंड वी हैड टू ओपन फायर टू स्टॉप देम।
dominate them, but it was not deliberate and it was very controlled, disciplined use of fire. भारतीय शांति सैनिकों ने बाद में उन लड़ाकों से मुलाकात भी की और उन्हें समझाया कि वो उनकी मदद के लिए ही आए हैं। I met almost every warlord, had discussions. We created that trust that we have come to help them, we have not come to fight them. And we have come to resolve their fighting between them and to lead them towards a political solution. We have also come to help the people of Somalia who were suffering from famine and the causes of war, factional war. And we proved it by our deeds, which were noticeable, and our recognition was not by us, but was by the people of Somalia, these factional warlords. भारतीय शांति सैनिक स्थानीय लोगों के बीच घुल मिलकर अपने काम को पूरा करते थे, जिसकी वजह से शांति सैनिकों से कई बार विद्रोही भी प्रभावित हुए। अफ्रीका के दुर्गम इलाकों में गए भारतीय शांति सैनिकों को यह पता होता है कि जहां वे जा रहे हैं वहां सरकारें चरमरा गई हैं और लोग आवश्यक सुविधाओं के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। ऐसे में भारतीय शांति सेना सिर्फ गोली नहीं चलाती, बल्कि लोगों का दिल जीतती है और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। भारत के मिशन ने शांति कायम करने के लिए रोजगार पैदा किए, विस्थापितों का पुनर्वास किया और कला संगीत के उपयोग से उनके दिलों को भी जीतने की कोशिश की। We revived their culture. So we identified a Somali group who started singing in Hindi, and our military bandmen started singing in Somali. And together we had a concert for the people of Somalia. All these warlords were invited to the concert. They came on the stage and who were killing and fighting with each other were dancing, hugging and had tears in their eyes. So that's how we managed to get the people together. भारत सरकार ने सोमालिया में अपने शांति मिशन को काफी मजबूत बनाकर भेजा था, जिसमें टैंक से लेकर लड़ाई के अन्य साधन भी मौजूद थे। भारतीय थल सेना, वायु सेना, जल सेना और सिविल कर्मचारियों ने संयुक्त कार्रवाई की। इसमें सेना के 9 अधिकारी शहीद भी हुए, लेकिन सोमालिया के 90% हिस्से में स्थिति काबू में आ चुकी थी। But the Security Council team did not come and visit this area despite my requests, because it is so politically motivated that the interest of the West was no longer in continuing in Somalia. And I have no hesitation in saying that the world let down Somalia. Many other countries, particularly from the developed world, the Western world, have been reluctant to send their troops to these African operations. India has not hesitated. We've had troops. सोमालिया में अगर अमेरिका के सैनिक नहीं मरते और अगर जान हथेली पर लेकर लड़ने वाली भारतीय सेना को कुछ दिन और रहने दिया जाता, तो सोमालिया की स्थिति पूरी तरह काबू में आ गई होती। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे एक नए देश में, जहां भारतीय शांति सैनिकों ने अपने झंडे गाड़े थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया में कलह को दूर करने में भारतीय शांति सैनिकों के योगदान की। आइए आपको ले चलते हैं हम सिएरा लियोन की तरफ। सिएरा लियोन में सरकार तो थी, लेकिन उसका रौब कुछ भी नहीं था। राजनीति पूरी तरह हिंसक हो चुकी थी। एक रेबल ग्रुप था जिसे हम कहते थे रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, और भी 2-4 छोटे मोटे ग्रुप थे जो कि बगावत पे उतरे हुए थे। और इन ग्रुप्स के साथ काफ़ी अरसे के बाद एक पीस एग्रीमेंट हुई। तो उस पीस एग्रीमेंट के मुताबिक डीमोबिलाइजेशन, डिसआर्मामेंट और रीइंटीग्रेशन प्रोसेस उसमें शामिल होना था। लेकिन विद्रोहियों ने आतंक फैलाने के लिए भारत के 250 सैनिकों को बंधक बना लिया था, जिसमें 11 अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के हथियार और गाड़ियां भी अपने कब्जे में कर ली थीं। इसके बाद ही लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर मेहता को एक नई टुकड़ी के साथ वहां भेजा गया। 2 दिन के ऑपरेशन के बाद हमने अपने 250 पीस कीपर्स को और 11 जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे, इन सब को घेरे से बाहर निकाला। हमारे 1 जवान शहीद हुए और 14 घायल हुए। और इसके बाद जो रेबल्स थे जिन्होंने विचार किया था संधि को तोड़ने का, उनकी पीठ टूट गई।
संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह पहला मिशन था जिसमें साफ तौर पर आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना लिखा हुआ था। भारत की टीम अनुभवों से यह जानती थी कि लड़ाई और बातचीत में कैसे संतुलन कायम करना है, कैसे जनता से अलगाववादियों को अलग थलग करना है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन सिर्फ एक उनकी सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं है, उनका खाना पीना, उनकी तीमारदारी, उनको उनके रेफ्यूजीज़ को सपोर्ट देना, उनके डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को सपोर्ट देना, उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी गारंटी करना, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो रेबल से यकीन करना कि उनको वो भी सुरक्षा प्रदान होती है। दिल और दिमाग को जीतो नीति का असर यह हुआ कि विद्रोही न सिर्फ अलग थलग पड़ गए बल्कि वो खुद अपनी सहायता के लिए भारतीय शांति सेना के कैंप पर भरोसा करने लगे। रेबल्स ने अपने परिवारों के साथ और अपने बच्चों के साथ इस प्रोसेस में भी शामिल होना शुरू किया। ये जब कैंप में आए तो इनके हमने रजिस्ट्रेशन किया, इनको भी सुरक्षा प्रदान करी, साथ ही साथ इनका रहन सहन, खाना पीना, मेडिकल, इसकी भी हमने साथ ही साथ हमने इनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी ताकि ये अच्छे नागरिक बन करके वापस अपने देश में शामिल हो जाएं। फिर इनके हथियार लिए और इनके हथियारों को हमने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया जिससे कि दोबारा ये कभी इस्तेमाल में ना आ सके। इसका नतीजा साफ था। भारतीय शांति मिशन के काम की वजह से स्थानीय सरकार में भी आत्मविश्वास आ गया। सरकार के तंत्र काम करने लगे। UN peacekeeping is much more difficult than military wars or military battles in battlefields, because first of all you're going to an alien country, you are fighting amongst people, you are there to help people who are fighting with themselves. शांति सेना का काम किसी देश के खिलाफ युद्ध जीतना नहीं होता, न ही किसी भूभाग पर कब्जा करना होता है। शांति सेना का काम दरअसल आपस में लड़ रहे देशों या देश के अंदर के विद्रोही समूहों की हिंसा पर काबू पाकर उनके बीच समझौता कराना और समझौते को लागू कराने के लिए कभी लंबे या कभी छोटी अवधि के लिए संबंधित देशों में टिकना होता है। We have a proud record. We should maintain that pride. A lot of Indians have laid down their lives in the service of world peace, going right back to the 50s. कोंगो में 1961 से ही भारतीय शांति सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की हिफाजत में लगे हुए हैं। कोंगो को दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में माना जाता है, लेकिन भारतीय शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी और देश की छवि के लिए जान दे रहे हैं। हाल ही में दक्षिण सूडान में विद्रोहियों ने घात लगाकर 5 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी। वहां भी वो कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे। We deployed to the Congo brigade, and at that time that brigade had to undertake combat operations against the rebels led by Mose Shombe. And our Indian brigade was the main component of that, and they engaged in combat operations. भारत को आजाद हुए बहुत दिन नहीं हुए थे कि 1950 में दक्षिण और उत्तरी कोरिया के बीच युद्ध छिड़ गया। करीब 3 साल तक चले युद्ध के खात्मे के बाद बीमार और घायलों को लाना अहम काम था। संयुक्त राष्ट्र संघ की मांग पर भारत ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए न सिर्फ शांति सैनिक भेजे बल्कि एक तरह से समझौते को लागू कराने की कमान भी संभाली। 1953-54 में लेफ्टिनेंट जनरल KS थिमाया को संयुक्त राष्ट्र के न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। वहीं मेजर जनरल थोराट के नेतृत्व में वहां कस्टोडियन फोर्स की स्थापना की गई। इनके कई अहम कार्यों में युद्ध बंदियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना था। यह शायद ही किसी को पता है कि दुनिया में जिन देशों के सैनिकों ने शांति स्थापित करने में सबसे ज़्यादा शहादत दी है उनमें भारत का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन भारतीय सेना का प्रचार तंत्र इतना कमज़ोर है कि न सिर्फ सैनिकों की उपलब्धियां छुपी रह जाती हैं बल्कि उनको बताने वाला भी कोई नहीं रहता। संतोष की बात सिर्फ यह है कि जनरल नाम्बियार, मोनो भगत और रणधीर मेहता को हमने परम सेवा विशिष्ट मेडल से सम्मानित तो किया है, लेकिन उन्होंने किस तरह जाकर बाहर के देशों में भारत के झंडे गाड़े हैं इसे जानने वाला कोई नहीं। भारतीय सेना का बड़ा मीडिया सेल होने के बाद भी वो ना तो अपने काम का प्रचार कर पाते हैं और न ही पश्चिमी दुनिया को जवाब दे पाते हैं। चाहे सोमालिया हो या सिएरा लियोन, भारत की उपलब्धियों का नाम लेने वाला कोई नहीं है। मीडिया की स्ट्रैटेजी जो रही है वो क्राइसिस मैनेजमेंट के तौर पे रही है। आज एक कोई विपदा आई
उस विपदा के बारे में हम एक मिशन में बता देंगे। पर जो मॉडर्न टूल्स हैं ऑफ न्यूज़ मेकिंग और न्यूज़ शेयरिंग, उस पे हमने इतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय सेना के पास शांति सैनिकों को प्रशिक्षण देने का सबसे बड़ा तंत्र है। ये कोई नहीं जानता कि भारत के प्रशिक्षण केंद्र में ब्रिटेन समेत कई विकसित और विकासशील देशों के लोग आते हैं। दिल्ली स्थित इस केंद्र में अधिकारियों से लेकर जवानों तक को ट्रेनिंग दी जाती है। जिन्होंने हिंदुस्तान की एकेडमीज में ट्रेनिंग पाई है, वो अभी भी उस ट्रेनिंग की दाद देते हैं। बोलते हैं आज हम इन हाई पोस्ट में हैं क्योंकि हमें हिंदुस्तान में सिखलाई मिली। भारत का ये प्रशिक्षण केंद्र दुनिया के शांति सेना के प्रशिक्षण केंद्रों के एसोसिएशन का सचिवालय भी चला रहा है। सन 2006 से चल रहे सचिवालय को 5 साल के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन इसके काम को देखकर अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। आज जिस तरह भारत लुक ईस्ट नीति को पूर्वी पड़ोसी देशों से रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण समझ रहा है, उसकी नींव भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों ने रखी थी। भारतीय सेना के अधिकारियों ने 1954 से 1970 के बीच 1110 अधिकारी और 6157 सैनिक लगाकर आपसी युद्ध में फंसे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में युद्ध विराम कराने और युद्धबंदियों को छुड़ाने का कठिन काम किया था। It's a highly sought after contributor to UN peacekeeping because our soldiers are so effective. And I've had so many people, whether the Cambodia operation in the 90s, the Somalia operation, many other operations, people have come back and said, my gosh, your Indian contingent is so impressive, they were the best. संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में भारत लाइबेरिया में पूरी महिला टुकड़ी भेजने वाला पहला देश बना, जो गृह युद्ध से सताए इस देश की महिलाओं को ताकत देता है। दुनिया के सुदूर, दुर्गम और अशांत इलाके में शांति और कामकाज की स्थिति बहाल करना संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसे लागू कराने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है और इसीलिए इसमें कई देशों के लोग शामिल होते हैं, जिसमें न सिर्फ सैनिक अधिकारी बल्कि प्रशासनिक कर्मचारी, इंजीनियर और डॉक्टर भी साथ होते हैं। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति सेना की स्थापना की, तो भारत उसमें योगदान देने वाला अहम देश था। शांति सेना में सैनिकों को भेजने के पीछे भारत का मकसद संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करना था। आज भी जिन 15 देशों में शांति सेना के अभियान चल रहे हैं, उनमें से 7 अभियानों लेबनान, कोंगो, सूडान, गोलन हाइट्स, आइवरी कोस्ट, हेती और लाइबेरिया में भारत के सैनिक शामिल हैं। फिलहाल भारत ने संयुक्त राष्ट्र को रिजर्व फोर्स के तौर पर सेना का एक ब्रिगेड दे रखा है। भारत ने अब तक कुल 1,60,000 शांति सैनिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भेजे हैं। भारत ने आंतरिक संघर्ष वाले देशों में संयुक्त राष्ट्र के 64 में से 43 शांति अभियानों में हिस्सा लिया है। भारत ने लंबे समय के लिए कंबोडिया, सिएरा लियोन, रुवांडा, लेबनान, इथियोपिया, इरिट्रिया जैसे देशों में शांति सैनिक भेजे हैं। इसके अलावा मध्य अफ्रीका, यमन, इराक, ईरान, कुवैत, लाइबेरिया, लेबनान, मोजाम्बिक में भी शांति स्थापना में भारत ने भूमिका निभाई है। Lebanon, the Indian UN contingent set up a hospital there. And at one point when there was a discussion about pulling out the peacekeeping operation of the UN, the local population said you can take the UN peacekeepers but don't take away the Indians and the Indian hospital. भारत का मानना है कि किसी भी अशांत देश में शांति उपायों के विफल होने के बाद ही शांति सेना भेजी जाए। शांति अभियान के दौरान संबंधित देश की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। इसके साथ ही उस देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कहीं भी शांति सेना उस देश के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में ही भेजी जाए। यही वजह है कि कोंगो में हिंसक तत्वों से निपटने के लिए विशेष इंटरवेंशन फोर्स भेजने के संयुक्त राष्ट्र के फैसले से भारत खुश नहीं था। मेरे अपने विचार हैं कि जब 19,000 ट्रूप्स आपके पास वहाँ हैं और बड़े काबिल ट्रूप्स हैं, तो ऐसे फोर्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। What has happened is that the developed world, the more developed countries, they are not participating in UN peacekeeping nowadays. दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 26 जून 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, तो सबके मन में यही बात थी कि अब और युद्ध ना हो, ना तो दो देशों के बीच और न ही देशों के अंदर। लेकिन विकसित देशों की अर्थव्यवस्था और ताकत का आधार ही
विकासशील देशों के संसाधन के जबरन शोषण पर टिका था। इसलिए सिर्फ शांति सेना समस्या का हल नहीं है। बार बार लोगों ने महसूस किया है कि शांति अभियानों में राजनीति ना हो। शांति मिशन में काम करने के लिए किसी देश में गई टीम को काम करने की आजादी मिले और उसमें हस्तक्षेप ना हो। In all these conflicts, Indian soldiers have distinguished themselves through discipline, training and professionalism, and it is my hope that you can help set a new standard for UN peacekeeping. दुनिया के अस्थिर देशों में भारतीय शांति सैनिकों ने जिस तरह का योगदान किया है, उनका उपयोग भारत की छवि बनाने में नहीं हो पाया है। आज भी भारतीय शांति सैनिक दुनिया की पीड़ित जनता के सामने भारत के अच्छे राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है सरकार शांति सैनिकों को भेजकर निश्चिंत न हो जाए, बल्कि इस बात का ध्यान रखे कि जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण वो काम बाधित नहीं हो। अगर हम यह काम कर पाएँ तभी हमारे शांति सैनिक भेजने की प्रासंगिकता है। राज्यसभा टेलीविजन के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी।